सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के पाठ 12 भिखारिन नामक पाठ का प्रश्नोत्तर क्रम को करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का से लेकर चा तक यहाँ 6 प्रश्न दिए हुए हैं। आपको इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को हिंदी के नोटबुक में जो इस समय आपके पास उपलब्ध है उसमें लिखना है। पहला प्रश्न है, अंधी भिखारिन ने सेठ जी से डरते हुए क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर है, अंधी भिखारिन ने सेठ जी से डरते हुए कहा कि सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। यानी अंधी भिखारिन सेठ जी के पास अपनी जमा पूंजी जमा करने के लिए गई थी और उसी को उसने डरते हुए कहा था कि सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखते फिरूंगी। दूसरा प्रश्न है, अंधी बुढ़िया को किस बात ने विवश करके पुनः सेठ जी के घर पहुंचा दिया? इस प्रश्न का उत्तर है, अंधी बुढ़िया का बेटा बीमार हो गया था, इसलिए उसके इलाज के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। इसी बात ने विवश करके उसे पुनः सेठ जी के घर पहुंचा दिया। अगला प्रश्न है, बच्चे की पहचान अपने बेटे मोहन के रूप में कर लेने पर सेठ के व्यवहार में कैसा परिवर्तन आ गया? बच्चे की पहचान अपने बेटे मोहन के रूप में कर लेने पर सेठ ने उसे कलेजे से लगा लिया और तुरंत ही उसका इलाज कराने को तत्पर हो गया। अगला प्रश्न है, सेठ बनारसी दास का कृत्य निंदनीय क्यों था? इस प्रश्न का उत्तर है, सेठ बनारसी दास का कृत्य निंदनीय इसलिए था क्योंकि उसने गरीब, अंधी, वृद्ध, लाचार, बेबस और कमजोर भिखारिन के पैसे हड़प लिए थे तथा उसे नौकरों से पिटवाने की धमकी भी दे रहा था। अगला प्रश्न है, इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। कहानी के आधार पर इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, अंधी भिखारन, यहां पर लिखा हुआ है आंधी भी कारण, तो ये गलत टाइप हो गया है। इसकी जगह पर होगा अंधी भिखारन
कुछ समय पूर्व सेठ से अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूंजी लौटाने की याचना कर रही थी, परंतु समय ने ऐसी करवट ली कि कुछ समय बाद सेठ अपने बेटे के प्राणों को बचाने की याचना अंधी भिखारिन के सामने करने लगा। इसीलिए कहा गया है कि इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। अगला प्रश्न है, अंधी बुढ़िया दीनहीन होते हुए भी सेठ से ज्यादा सहृदय व उदार थी, कैसे? अंधी बुढ़िया दीनहीन होते हुए भी सेठ से ज्यादा सहृदय व उदार थी। जब एक बालक उसे रोते हुए मिला तो उसने उस बालक को अपने पास रख लिया और उसे अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। उसके बीमार होने पर वह परेशान हो उठती, जबकि सेठ एक अंधी अपाहिज बुढ़िया के बीमार पुत्र के इलाज कराने के लिए उसी का पैसा देना नहीं चाहता और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुढ़िया सेठ से अधिक दीनहीन होते हुए भी सहृदय एवं उदार थी। इस प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के ये उत्तर संपन्न हुए। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम सब डॉक्टर मिलकर ना कर सके वह अंधी भिखारिन की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ ने उसे वहीं अपने घर रुकने के लिए कहा, लेकिन वह ना मानी। चलते समय सेठ ने उसे एक थैली देते हुए कहा, ये तुम्हारी धरोहर है, मेरा वो अपराध। अंधी ने बात काटकर कहा, ये जमा पूंजी तुम्हारे मोहन के लिए ही जोड़ी थी, उसी को दे देना। इतने से गद्यांश को आपको पढ़ना है और गद्यांश के बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखना। गद्यांश के बाद प्रश्न पूछा गया है, मोहन को क्या हुआ था, उसको स्वस्थ होने में कितने दिन लगे। दूसरा प्रश्न, अंधी भिखारन ने कौन सा काम करके दिखाया। तीसरा प्रश्न, सेठ अपने किस अपराध के बारे में कह रहा था। अगला प्रश्न, गद्यांश से 2 विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। अगला प्रश्न, अर्थ लिखिए। अपराध, काम, स्वस्थ, सुख। तो ये गद्यांश के बाद के प्रश्न हैं। इन्हें गद्यांश से ही इनके उत्तर छांटना है और लिखना है। पहला प्रश्न था, मोहन को क्या हुआ था, उसको स्वस्थ होने में कितने दिन लगे। मोहन को ज्वर अर्थात बुखार हो गया था। उसको ठीक होने में 10-15 दिन लगे।
अंधी भिखारिन ने कौन सा काम करके दिखाया? अंधी भिखारिन ने वह काम कर दिखाया जो काम सब डॉक्टर मिलकर ना कर सके, अर्थात मोहन की स्नेहमयी सेवा करके उसे स्वस्थ कर दिया। अगला प्रश्न, सेठ अपने किस अपराध के बारे में कह रहा था? सेठ ने उस अंधी भिखारिन की जमा पूंजी ना देने का जो अपराध किया था उसी के बारे में कह रहा था। गद्यांश से दो विशेषण शब्द छांट कर लिखिए, स्नेहमयी और 15, ये गद्यांश में आए हुए विशेषण। अगला प्रश्न, अर्थ लिखिए, अपराध, काम, स्वस्थ, सुख, इन शब्दों का अर्थ लिखना है। अपराध का अर्थ होता है गलती, काम का अर्थ होता है कार्य, स्वस्थ का अर्थ होता है निरोग और सुख का अर्थ होता है आनंद। अगला क्रम है भाषा बोध का क्रम। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का सही विच्छेद कीजिए। शब्द है धर्मात्मा, परमात्मा, अत्यावश्यक, प्रत्येक। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों को का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्राणों के लाले पड़ना, टस से मस ना होना, खून पसीना एक करना, जान में जान आना। और 8वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। शब्द हैं क्रुद्ध, स्वस्थ, सत्य, भीतर, प्रसिद्ध, प्रातःकाल, प्रसन्न, गुण आदि। आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दों का सही विच्छेद कीजिए। तो पहला शब्द था धर्मात्मा, इसका विच्छेद होगा धर्म, धन, आत्मा। दूसरा शब्द है परमात्मा, इसका विच्छेद होगा परम, धन, आत्मा। तीसरा शब्द है अत्यावश्यक, इसका विच्छेद होगा अति, धन, आवश्यक। चौथा शब्द है प्रत्येक, इसका विच्छेद होगा प्रति, धन, एक। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। प्राणों के लाले पड़ना, वाक्य प्रयोग होगा, हवाई जहाज में आग लगने के कारण सभी यात्रियों के प्राणों के लाले पड़ गए। दूसरा मुहावरा है टस से मस ना होना, इसका वाक्य प्रयोग होगा, मां ने बहुत कहा पर रमेश टस से मस ना हुआ और खेलता रहा। अगला मुहावरा है खून पसीना एक करना, मजदूर ने खून पसीना एक करके बच्चे का पालन पोषण किया है। चौथा मुहावरा है जान में जान आना, समय पर बरसात होने पर किसानों की जान में जान आ गई। विद्यार्थियों, ये वाक्य जो मैंने मुहावरों के लिए आपको बताए, उदाहरण स्वरूप भी हो सकते हैं। आप दूसरे वाक्य बना करके इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। शब्द है क्रुद्ध,
क्रुद्ध का विपरीत शब्द होगा शांत। सत्य, इसका विपरीतार्थक शब्द है असत्य। प्रसिद्ध, इसका विपरीतार्थक शब्द है अप्रसिद्ध। प्रसन्न, इसका विपरीतार्थक शब्द है अप्रसन्न। स्वस्थ, इसका विपरीतार्थक शब्द है अस्वस्थ। भीतर, इसका विपरीतार्थक शब्द है बाहर। और प्रातःकाल, इसका विपरीतार्थक शब्द होगा सायंकाल। गुण, गुण का विपरीतार्थक शब्द होगा अवगुण। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण छांटिए और उसके भेद का नाम बताइए। यहां पर वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है उस विशेषण को छांट करके हमें उसका नाम बताना है। पहला है, राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती है। दूसरा वाक्य है, वह कोई असाधारण घटना नहीं थी। तीसरा वाक्य है, ऐसा धर्मी व्यक्ति भला झूठ बोल सकता है। चौथा वाक्य, सेठ बनारसी दास काशी के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और पांचवा वाक्य, आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख देते। तो इन वाक्यों में हमें विशेषण शब्द छांटना है और उसका भेद लिखना है। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। यहां पर वाक्य दिए हुए हैं, उनको संयुक्त वाक्य में बदलना है। बच्चा रो रहा था, अंधी उसको चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। इसको कैसे जोड़ा गया है? बच्चा रो रहा था और अंधी उसको चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। ठीक है, इस प्रकार से आगे क, ख, ग, ये जो 3 वाक्य दिए हुए हैं, इन सभी को संयुक्त वाक्य उदाहरण के अनुसार जोड़ करके पुनः बनाना है। आइए इनके उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में था, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण शब्द छांटिए और उसके भेद का नाम बताइए। का नंबर वाक्य था, राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की होती है। इस वाक्य में विशेषण शब्द है श्वेत और यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है, वह कोई असाधारण घटना नहीं थी। यहां पर विशेषण शब्द है असाधारण और यह भी गुणवाचक विशेषण है। तीसरा वाक्य, ऐसा धर्मी व्यक्ति भला झूठ बोल सकता है। यहां पर भी विशेषण शब्द है धर्मी और उसका भेद है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। घा, प्रश्न संख्या घा में, सेठ बनारसी दास काशी के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इस वाक्य में विशेषण शब्द है प्रसिद्ध और यह गुणवाचक विशेषण है। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख देते थे। इसमें 2-4 विशेषण शब्द है और यह संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 10, उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए, संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो का नंबर वाक्य है, प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, दवा ने अपना प्रभाव दिखाया। तो यहां पर संयुक्त वाक्य बनेगा, प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई और दवा ने अपना प्रभाव दिखाया। खा नंबर, उसने अपरिचित शक्लें देखी, अपने नेत्र बंद कर लिया। उसने अपरिचित शक्लें देखी और अपने नेत्र बंद कर लिया। गा नंबर वाक्य है, सेठ ने फिटन तैयार कराई, वे बस्ती से बाहर पहुंच गए।
इसका उत्तर है सेठ ने फिटन तैयार करवाई और बस्ती से बाहर पहुंच गए। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है पढ़िए और समझिए। यहां कुछ अविकारी शब्द के विषय में बताया गया है, तो इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद जो हमसे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने होंगे। पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत बताया जा रहा है, इस पाठ में हम अविकारी शब्द व उसके किसी एक भेद के विषय में अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्दों के जो हमें 4 प्रकार बताए गए हैं उनमें से क्रिया विशेषण को विस्तृत करके बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा बताई गई है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं या क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वैसे क्रिया विशेषण आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, फिर भी एक बार देख लीजिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं भीतर सोता हूं, ये स्थान का बोध करा रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया होने की रीत यानी विधि बताएं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे रात से धीरे धीरे बरसात हो रही है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराएं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह सुबह से शाम तक खेलता रहता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की मात्रा यानी परिमाण के विषय में बताएं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत पढ़ता है आदि। तो इस प्रकार से मैं भीतर सोता हूं स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर स्थान के विषय में बताया जा रहा है। रात से धीरे धीरे बरसात हो रही है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर क्रिया के होने की विधि बताई जा रही है। वह सुबह से शाम तक खेलता रहता है, यहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहां पर क्रिया के होने के समय का बोध कराया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है वह बहुत पढ़ता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद बताइए। लड़का उछलता कूदता आता, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी। तीसरा वाक्य, वह सेठ को आशीर्वाद देती हुई बाहर चली गई। चौथा वाक्य, 2 वर्ष सुख से बीते। पांचवा वाक्य, अंधी प्रतिदिन मंदिर जाती। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिन, देशभक्त, आजीवन और अश्वत्थामा। तो ये 11वां और 12वां प्रश्न है। आइए इनके उत्तर पर ध्यान देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद बताना है। तो 11वें प्रश्न का पहला वाक्य है, लड़का उछलता कूदता आता। इस वाक्य में क्रिया उछलता कूदता
उछल कूद के क्रिया हो रही है, इसलिए वाक्य में जो क्रिया विशेषण है वो उछलता कूदता है और यह क्रिया की विधि को बता रहा है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी। इस वाक्य में आगे शब्द क्रिया विशेषण है जो क्रिया के होने के स्थान को बताता है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह सेठ को आशीर्वाद देती हुई बाहर चली गई। यहां पर क्रिया विशेषण शब्द बाहर है जो स्थान को बताता है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। 2 वर्ष सुख से बीते। सुख से ये क्रिया विशेषण है और यहां पर क्रिया की विधि बताई जा रही है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अंधी प्रतिदिन मंदिर जाती है। यहां पर प्रतिदिन क्रिया विशेषण है और यह क्रिया के समय को बताती है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। यहां पर शब्द दिए हैं प्रतिदिन, देशभक्त, आजीवन, अश्रुधारा। इन शब्दों का हमें समास विग्रह करना है। तो प्रतिदिन का समास विग्रह होगा हर एक दिन। देशभक्त का समास विग्रह होगा देश का भक्त। आजीवन का समास विग्रह होगा जीवन भर। अश्रुधारा का समास विग्रह होगा अश्रु की धारा। आइए अगले क्रम में बढ़ते हैं। यहां पर आपको कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति, ये प्रश्न आप देख रहे हैं। विद्यार्थियों, ये तीनों शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आपको नहीं करना है। अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखित कार्य, तो आइए देखते हैं क्या लिखना है। तो लिखित कार्य में हमें प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 12 को हिंदी की नोटबुक में लिखना है तथा प्रश्न संख्या 11 को हिंदी के पाठ्य पुस्तक जब आपको मिल जाएगी तब उसमें लिखना है। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।